हेलो बेटा, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ बताया था इसके बारे में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के कॉम्बिनेशन से जो आपका एक पैटर्न बनेगा उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलेंगे। वेव का मतलब होता है एक तरह की एनर्जी का ट्रांसफ़र। आपके कोर्स में है फिजिक्स के अंदर वेव्स पूरा चैप्टर। वेव का मतलब क्या होता है? एनर्जी का ट्रांसफ़र। एक एनर्जी है, उसको आप एक एंड से दूसरे एंड तक कैसे ट्रांसफ़र कर पा रहे हो, उसको बोलते हैं कि आप वेव के थ्रू ये काम कर पा रहे हो। समझ में आया कि नहीं आया? तो वेव इज़ बेसिकली अ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी वेव्स देख रखी होंगी। जैसे कि मान लो एक ये सिंपल आपके पास जो है रोप है, आपने इसको यहाँ बांध रखा और इसको यहाँ हाथ से पकड़ रखा, मान लो ये हाथ से पकड़ा हुआ है, ठीक है। अब आपने इसको क्या किया, आपने इसको जर्क देना शुरू किया। तो जब जर्क दोगे, जरा दिमाग लगाओ इसके साथ क्या होगा, कुछ पैटर्न ऐसे बन जाएंगे, ऐसे पैटर्न बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो जो जर्क आप दे रहे हो सिस्टम को, वो एक तरह की एनर्जी है वो, और वो एनर्जी इस रोप के थ्रू इस तरह ट्रांसफ़र होती हुई एक एंड से दूसरे एंड पर पहुंच रही है। मान लो ये पॉइंट ए है, आपने यहाँ पर जर्क दिया मतलब एनर्जी को ट्रांसफ़र किया, और वो एनर्जी इस पॉइंट बी तक पहुंच गई। समझ में आया कि नहीं आया? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी इसी तरह से है, आपकी एनर्जी एक एंड से दूसरे एंड पर पहुंच जाती है। और एग्जांपल देता हूँ वेव्स का आपको। जैसे ये मान लो वाटर है, और आपने ये पत्थर का टुकड़ा लिया और इस वाटर के अंदर जो है इस तरह से फेंक दिया, तो ज़रा दिमाग लगाओ, छोटे छोटे रिपल्स बनना शुरू हो जाते हैं। बनते या नहीं बनते? और ये रिपल्स जो हैं सर्कुलर जो है रिपल्स बनते हैं, और ये बाहर की तरफ भागते हैं। भागते हैं कि नहीं भागते हैं? इसका मतलब है जो आपने पत्थर फेंका, वो पत्थर क्या है, एक तरह की एनर्जी है। और वो एनर्जी जब इस मीडियम को मिलेगी, वाटर को मिलेगी, तो वो उस एनर्जी को ट्रांसफ़र कैसे करेगा? इन वाटर रिपल्स के थ्रू करेगा। आप ये प्रैक्टिकल घर पे भी करके देख सकते हो। एक टब में पानी ले लो और उसमें एक स्टोन ऊपर से छोड़ दो, तो आप देखना उसमें सर्कुलर रिपल्स बनेंगे, और वो जो आपका टब है उसके बॉर्डर की तरफ आने की कोशिश करेंगे। आपने पत्थर यहाँ पर फेंका है और वो रिपल्स किधर आने की कोशिश करेंगे? ये जो बॉर्डर है इसकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। छोटे छोटे सर्किल बनाएंगे, फिर वो सर्किल का साइज़ बड़ा होता जाएगा। पहले ये सर्किल बनेगा, फिर और बड़ा सर्किल बनेगा, फिर और बड़ा सर्किल बनेगा, और इस तरह से करते करते वो बॉर्डर तक पहुँच जाएंगे। बेसिकली इट इज़ ए ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड विद द हेल्प ऑफ मीडियम दैट इज़ नोन एज वेव्स। ठीक है, एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है एक एंड से दूसरे एंड पर। इसी तरह से आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी थी। अब मैं इसको और डिटेल में आपको बताता हूँ। तो बेटा अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। हम अपने चारों तरफ लाइफ में देखते हैं बहुत सारे हॉट जो हैं आपके मटेरियल हैं। किसी भी चीज़ के अंदर से जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही है, तो वो करता क्या है, अपने अंदर से एनर्जी एमिट करता है, एनर्जी को रेडिएट करता है, रेडिएशन की फॉर्म में बाहर निकालता है। ठीक है, वहाँ कोई मीडियम हो या ना हो, वो लगातार अपने अंदर से एनर्जी को रिलीज़ करता रहता है। जैसे मान लो कोई हॉट रॉड है, बहुत गर्म कोई रॉड है, ठीक है। आप देखना उसके अंदर से क्या होगा, एनर्जी रिलीज़ होती रहेगी, उसके अंदर से एनर्जी रिलीज़ होती होगी, रेडिएशन रिलीज़ होता रहेगा, ठीक है। और इसको रिलीज़ होने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो ये जो एनर्जी रिलीज़ होती है, इसी तरह से आपका बल्ब होगा, आपका जैसे कोई बल्ब है, ठीक है, बल्ब है आपका मान लो, और वो ग्लो कर रहा है, तो आप मान के चलो वो अपने अंदर से एनर्जी को रिलीज़ कर रहा है। क्या कर रहा है? एनर्जी को रिलीज़ कर रहा है। तो ये जो एनर्जी रिलीज होती है रेडिएशन के फॉर्म में होती है, और इसको क्या बोलते हैं? रेडिएंट एनर्जी बोलते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक पॉइंट है आपका, ठीक है। एनी ऑब्जेक्ट थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट इज पासिंग, इट ऑलवेज रेडिएट द एनर्जी, इट ऑलवेज एमिट द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। दिस इज नोन एज रेडिएंट एनर्जी। क्या बोलते हैं इस एनर्जी को? रेडिएंट एनर्जी। कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है, कुछ भी हो सकता है वो, तो फिर क्या होगा, उसके अंदर से एनर्जी रेडिएट होगी, एमिट होगी, और उस एनर्जी का नाम क्या होगा? रेडिएंट एनर्जी। तो जो पहला पॉइंट है आपका वो है रेडिएंट एनर्जी का। गॉट द आइडिया? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, हॉट रॉड है या कोई भी आपका बल्ब वगैरह है, वो क्या रिलीज़ करता है? रेडिएंट एनर्जी देता है वो। क्या देता है? रेडिएंट एनर्जी। वो कम भी हो सकती है, वो ज़्यादा भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि वो कितना गर्म हुआ है, उसके अंदर से कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास हुई है, ठीक है। तो इस पर डिपेंड करती है आपकी रेडिएंट एनर्जी। गॉट द आइडिया? इसका बेटा जो सेकंड पॉइंट है वो ये है, जो रेडिएशन होता है आपका, जो भी रेडिएशन होता है उसमें दो पार्ट होते हैं। रेडिएशन बना किससे? रेडिएशन तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही तो निकल रही है। तो जो आपका रेडिएशन है उसमें दो हिस्से हैं।
रेडिएशन जो है आपका उसमें दो हिस्से हैं, कौन कौन से वो बताता हूँ। एक तो है बेटा आपका इलेक्ट्रिक और दूसरा है मैग्नेटिक। एक आपका इलेक्ट्रिक है और दूसरा कौन सा है, मैग्नेटिक है। आपको ध्यान रखना है ये दोनों के दोनों जो हैं आगे की तरफ जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। कैसे होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये समझा देता हूँ कैसे। जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की बात करता हूँ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरह से आगे बढ़ रही है, ठीक है। अब जरा गौर से देखना, इसके जो वैल्यूज़ हैं वो इस तरह से इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज हुए, अब डिक्रीज हुए, अब दूसरी तरफ इंक्रीज हो रहे हैं, फिर डिक्रीज हो रहे हैं, फिर इधर इंक्रीज हो रहे हैं, फिर डिक्रीज हो रहे हैं, फिर इधर इंक्रीज हो रहे हैं, फिर डिक्रीज हो रहे हैं, लाइक दैट। इस तरह से इंक्रीज डिक्रीज करते हुए जो है आगे बढ़ते हैं। ये हो गया इलेक्ट्रिक के बारे में। अब मैं बात करने जा रहा हूँ मैग्नेटिक के बारे में। किसके बारे में, मैग्नेटिक के बारे में। मैग्नेटिक में क्या होता है बेटा, इससे अपोजिट होगा, मतलब ये अगर जिस भी एंगल पर है तो इससे 90 डिग्री पर होगा। ये मैग्नेटिक है आपका। इसके जो वेक्टर होंगे, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होंगे वो इस तरह से, पहले इंक्रीज करते जाएंगे, फिर डिक्रीज करेंगे, फिर इंक्रीज करेंगे, फिर डिक्रीज करेंगे, फिर इंक्रीज करेंगे, फिर डिक्रीज करेंगे, फिर इंक्रीज करेंगे और फिर डिक्रीज करेंगे। इस तरह से जो है प्रोपागेट करते हैं। ये गॉट द आइडिया, इस तरह से प्रोपागेट करते हैं। ध्यान रखना इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। कितने का एंगल होगा, 90 डिग्री का होगा। ये दोनों 90 डिग्री के एंगल पर इस तरह से ऑसिलेट करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी, लगातार ऑसिलेट करेगी, इंक्रीज होगी, फिर डिक्रीज होगी, फिर इंक्रीज होगी, फिर डिक्रीज होगी। इसी तरह से जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री। तो जब इन दोनों का आप मिक्स करोगे तो आपको कुछ इस तरह का पैटर्न मिल जाएगा। ये जो दिखाया गया है आपके सामने, जो डायग्राम बनाया गया है, इस तरह का पैटर्न मिल जाएगा, ठीक है। इसमें साफ दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट ब्लैक कलर से दिखाए गए, और जो आपका जो पिंक कलर है, एक तरह का जो पिंक कलर है वो मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है। तो इस तरह से दोनों पैटर्न जो है मिल करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाते हैं। तो अगर आपकी इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और इस तरफ आपका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, ये बी है और ये ई है। अभी इनमें कंफ्यूज मत होना बेटा बिल्कुल भी, ये ई है और ये बी है, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी वो इस तरफ प्रोपागेट कर रही होगी यहाँ, उसकी वेलोसिटी किस तरफ होगी, राइट साइड में होगी। ध्यान रखना है तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। क्लियर होगी बात। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान से देख लेनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और जिस डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है उसके भी ये परपेंडिकुलर आएंगे, मतलब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इसी तरह का पैटर्न पाया जाता है। समझ आया कि नहीं आया बेटा, इस तरह का पैटर्न पाया जाता है। तो यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस तरफ प्रोपागेट कर रही होगी, इस तरफ। समझ आ गया कि नहीं आ गया, वो इस तरफ प्रोपागेट कर रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है आपकी इस डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रही है। क्लियर है, ये ध्यान रखना है। तो दूसरा पॉइंट आपका ये हो गया कि जो भी रेडिएशन होता है तो वो रेडिएशन कंसिस्ट करता है दो तरह के फील्ड वेक्टर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, एक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ये फील्ड वेक्टर ऑसिलेट करते हैं, मिनिमम से मैक्सिमम, मैक्सिमम से मिनिमम, इस तरह से ऑसिलेट करते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं, और फिर इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपागेशन। मतलब तीनों की तीनों चीज़ें एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है। ये चीज़ आपको मैंने दिखाई है, इस जगह पर मैंने आपको दिखाया है, ये इस तरह से यहाँ पर देख रहे हो ना, तीनों की तीनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती हैं। तो दूसरा पॉइंट आपके समझ में आ गया कि जो रेडिएशन के कंपोनेंट हैं जिससे मिलकर के वो रेडिएशन बनता है, वो ऑसिलेट करते हैं और एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, इस तरह से प्रोपागेट करते हैं। गॉट द आइडिया। अब इसके थर्ड पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं। अब बेटा जो इसका थर्ड पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ क्या है वो थर्ड पॉइंट। वो ये है कि जो आपका रेडिएशन होता है उसकी जो प्रोपागेशन की स्पीड होती है वो एक वेव की तरह से हम कंसीडर करें उसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, जो रेडिएशन है उसको हम एक वेव मानते हैं, और जो वेव प्रोपागेट करती है मतलब उसका आगे बढ़ने का जो तरीका है उसकी स्पीड कितनी है। तो वो जो स्पीड है ना बेटा आपकी रेडिएशन की प्रोपागेट करने की जो स्पीड है, क्योंकि उससे हमने वेव कंसीडर किया है, तो वो जो स्पीड है वो कैलकुलेट होकर के आई है c इज़ इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जिस स्पीड से आपकी लाइट जो है प्रोपागेट करती है उसी स्पीड से आगे बढ़ते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। गॉट द आइडिया। और जो इसका फोर्थ पॉइंट है बेटा वो देखो, फोर्थ पॉइंट ये है कि इनको प्रोपागेट करने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम, नो रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मीडियम की। जैसे
रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम, नो रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम। ये क्या मतलब हुआ मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे मान लो ये रस्सी है, ठीक है, अगर आप इसको यहाँ जर्क देते हो, इस वाले पॉइंट ए पर जर्क देते हो, तो ये जर्क इस तरह से इस पैटर्न में बनता हुआ यहाँ तक पहुँचता है। तो अगर रस्सी नहीं होती तो पहुँचता नहीं। इसी तरह से जैसे ये आपका वाटर पूल है, आपने इस पॉइंट पर, मान लो इस वाले पॉइंट पर पत्थर फेंक दिया, तो ये सर्किल, छोटे छोटे सर्किल बनते 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 आपके पेरीफेरी तक पहुँचते हैं, ठीक है। तो ये मीडियम है, बिना इसके पहुँचते नहीं। लेकिन आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, इसको प्रोपागेट होने के लिए किसी भी मीडियम की डिमांड नहीं है। इसका मतलब है नॉन मटीरियल है ये। देर इज़ नो डिमांड ऑफ मटीरियल फॉर द प्रोपागेशन ऑफ दीज वेव्स। इसी तरह से जो आपका सन है ना, सन, ये मान लो आपके पास सन है ये, तो इसकी जो रोशनी है, इसकी जो एनर्जी है, सॉरी, इसकी जो एनर्जी है, उसको इतनी ज़्यादा दूर से अर्थ तक पहुँचने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। तो बिना किसी मटेरियल के ये एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच जाते हैं। नॉन मटेरियल मीडियम की डिमांड है इनको, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के। क्लियर होगी बात। अब हम इसमें जो है आगे बात करेंगे, इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है बेटा। वो देखो क्या है इसके। तो पहला तो है बेटा, क्योंकि ये वेव है तो इसमें वेव वाले कैरेक्टर होंगे। कोई भी वेव होती है तो उसके अंदर वेवलेंथ होती है और फ्रिक्वेंसी होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बताया ये एक वेव है, तो इसके अंदर 2 चीज़ें होंगी। एक तो क्रेस्ट होगा। क्रेस्ट क्या होता है बेटा, ये जो पैटर्न बन रहा है ना आपके सामने, ये एक पैटर्न बनाया मैंने, ये एक पैटर्न बन रहा है आपका, दिख रहा है, ये पैटर्न बन गया, ये एक पैटर्न है। इसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है, कौन सा पॉइंट होता है, सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट होता है उसको क्रेस्ट बोलते हैं। और जो सबसे नीचे वाला पॉइंट होता है आपका, मैं इसको ग्रीन कलर से दिखा देता हूँ, ये रहा, ये इसको ट्रफ बोलते हैं। क्लियर होगी बात। तो ये सबसे नीचे वाले पॉइंट तो ट्रफ होते हैं, और जो सबसे ऊपर का पॉइंट होता है उसको क्रेस्ट बोलते हैं। ये देखिए, ये क्रेस्ट के पॉइंट है, ऊपर क्रेस्ट के पॉइंट है, और नीचे जो है आपके ट्रफ वाले पॉइंट है। गॉट द आइडिया। अब ये एक पैटर्न है, इसमें ये जो वैल्यू है आपकी ए, ये जो वैल्यू है ये आपको दिख रही है, ये होता है एम्पलीट्यूड। क्या चीज़ होती है, ये एम्पलीट्यूड होती है। क्या होती है बेटा, एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड होता है। क्लियर है। और एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट की ठीक अगला क्रेस्ट, ये आपका क्रेस्ट 1 है, ये आपका क्रेस्ट 2 है, इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे वेव लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, वेव की लेंथ बोलते हैं। या फिर आपका ये ट्रफ है 1 नंबर का और ये 2 नंबर का ट्रफ है, इनके बीच का जो गैप है इसको वेव की लेंथ बोलते हैं। मतलब वेव की लेंथ कितनी है, वेव की लंबाई कितनी है। क्लियर होगी बात। तो वेव लेंथ आपको क्लियर हो गया क्या चीज़ होती है, ट्रफ समझ में आ गया, ठीक है। एम्पलीट्यूड समझ में आ गया। जो मीन पोजीशन है, ये आपकी लाइन कौन सी है, मीन पोजीशन की है, ये मीन पोजीशन वाली लाइन है। और इससे एक साइड में मैक्सिमम डिस्टेंस देख रहे हो ना आप, ये एक साइड में मैक्सिमम डिस्टेंस है, जैसे ये है, इससे इस तरफ ये मैक्सिमम हो रहा है, इससे ज़्यादा दूरी पॉसिबल नहीं है इस वेव के पैटर्न में। तो इसको बोलते हैं बेटा हम क्या, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इसी तरह से यहाँ भी हो सकता है, एम्पलीट्यूड इस तरफ भी है, मैक्सिमम दूरी यही तो है, अदरवाइज सारी इससे छोटी मिलेंगी आपको, सारी की सारी से। जैसे यहाँ देख लो, ये देखो, ये आपका एम्पलीट्यूड नहीं है। एम्पलीट्यूड के लिए क्या करना होगा, मैक्सिमम दूरी, ये देखिए, ये एम्पलीट्यूड है, या फिर आपका ये एम्पलीट्यूड है। गॉट द आइडिया और नॉट, ये एम्पलीट्यूड है। क्लियर होगी बात। तो एम्पलीट्यूड बता दिया आपको, वेव लेंथ बता दी, क्रेस्ट बता दिया, टॉप मोस्ट पॉइंट को क्रेस्ट बोलते हैं, और ट्रफ बता दिया क्या होता है। क्लियर होगी बात। अब हम इसकी अगले कैरेक्टर पे जाते हैं। जैसा कि बेटा मैंने अभी आपको बताया, वेव लेंथ, वेव की लेंथ, या तो क्रेस्ट नंबर 1 से क्रेस्ट नंबर 2, मतलब 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट ले लो या 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ ले लो। यहाँ यूज़ किया गया वर्ड कॉन्जिक्यूटिव, लगातार 2 क्रेस्ट ले लो या 2 ट्रफ ले लो लगातार, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसे क्या बोलेंगे, वेव लेंथ। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, लैम्बडा। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्बडा से। और ये ज़्यादातर केस में आप एंगस्ट्रॉम में लेंगे, या मीटर में लेंगे, या सेंटीमीटर में लेंगे, या नैनोमीटर में लेंगे, या फिर पिकोमीटर में लेंगे। ये इनकी वैल्यूज़ हैं, इस तरह से इसको कंसीडर करते हैं। गॉट द आइडिया। तो आपको वेवलेंथ क्लियर हो गया, क्रेस्ट क्लियर हो गया, ट्रफ क्लियर हो गया। अब हम अगली बात करते हैं, दैट इज़ वेव नंबर। देखो बेटा, वेव नंबर क्या चीज़ होती है, 1 अपॉन वेव लेंथ, 1 अपॉन लैम्डा, इसको बोलते हैं वेव नंबर। इसका मतलब क्या होता है ये बता देता हूँ। 1 सेंटीमीटर की लेंथ में, ये आपकी ए है और ये पॉइंट बी है, और ये डिस्टेंस कितनी है, 1 सेंटीमीटर। आपकी 1 सेंटीमीटर की लेंथ में जितनी वेव्स आती हैं उसे हम उसका वेव नंबर बोलते हैं। ये आपको मैं समझाता हूँ क्या चीज़ है, ठीक है बेटा। ज़रा देखो, मान लो कोई वेव जो है इस तरह से प्रोपागेट कर रही, ये आपकी वेव जो है प्रोपागेट कर रही इस तरह से। एक वेव कहाँ से कहाँ तक कंप्लीट होती है,
यहाँ से चली ये एक वेव कंप्लीट हो गई, ठीक है। फिर ये आपकी दूसरी वेव कंप्लीट हो गई, ठीक है। फिर आपकी ये तीसरी वेव कंप्लीट हो गई, ठीक है। फिर ये आपकी फोर्थ वेव कंप्लीट हो गई, क्लियर है। फिर ये आपकी सिक्स्थ वेव कंप्लीट हो गई, जो भी है, मेरी बात समझ गए होगे आप। तो वेव क्या होती है आप समझ गए, एक वेव, दूसरी वेव, तीसरी वेव, इस तरह से। तो 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव आई। अब आपके दिमाग में आएगा 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर पर यहाँ शुरू हुआ यहाँ खत्म हो गया। 1 सेंटीमीटर में पता चला एक वेव आई। कितनी वेव आ रही है, एक वेव आ रही है, क्लियर होगी बात। तो ये इस वाले केस में तो आपको लग रहा है कि सिर्फ एक वेव आ रही। हम थोड़ा चेंज करते हैं थोड़ा सा। देखो बेटा क्या है, मैंने मान लो वेव कुछ इस तरह से ले ली, इस तरह की वेव ले ली, देख रहे हो, ये वेव ले ली, क्लियर है। ये वेव हमारी इस तरह से काफ़ी नज़दीक है, ये काफ़ी एनर्जी वाली वेव है, ये इस तरह से प्रोपागेट कर रही। तो अब ज़रा गौर करो आप ध्यान से, 1 सेंटीमीटर में क्या एक वेव आएगी, इसमें तो कई सारी वेव आ रही हैं, इसमें तो आपकी कई सारी वेव आ रही हैं। देखो ये इस तरह की पता चला 4-5 वेव आ जाएंगी कि नहीं। तो 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव आई। एक वेव मैंने आपको बता दी क्या चीज़ होती है। ये आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वेव है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूसरी वेव है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तीसरी वेव है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चौथी वेव है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पाँचवीं वेव है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं। तो 1 सेंटीमीटर में जितनी वेव्स आ जाएंगी उसे हम उसका वेव नंबर बोलेंगे, उसको बोलेंगे न्यू बार। क्या बोलते हैं इसको, न्यू बार। क्या बोलते हैं, न्यू, NU, न्यू बार। और इसका फार्मूला क्या होता है, 1/λ। क्लियर है, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, क्योंकि लैम्डा आपका किस में आएगा, सेंटीमीटर में या मीटर में। मान लो मैंने मीटर ले लिया, तो जब ये मीटर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, मीटर की पावर -1, ये इसकी यूनिट हो गई। गॉट द आइडिया। तो आपको वेव नंबर क्लियर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका कैरेक्टर। अब बेटा बात करता हूँ फ्रीक्वेंसी। किसकी बात करता हूँ, फ्रीक्वेंसी की बात करता हूँ। देखो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो ये आपका पूरा जो है मीडियम है, ये मीडियम है आपका, ठीक है। और इस मीडियम में आपने ये क्रॉस सेक्शन एरिया ले रखा है। क्या ले रखा है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया ले रखा है। इस क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकंड में जितनी वेव पास कर जाएंगी वो इसका वेव नंबर हो, वो सॉरी फ्रीक्वेंसी होगी। पता चला 1 सेकंड में 10 वेव निकल गई, कितनी वेव्स निकल गई, 10 वेव्स निकल गई, ठीक है। तो या 10 ऑसिलेशन आपके जो है कंप्लीट कर लिया, तो उसको क्या बोलेंगे, इसका फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो क्या बन गई है, द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकंड, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू एक्सप्रेस्ड इन हेड्स। ये सारी बातें कर लेंगे। 10 वेव निकल गई 1 सेकंड के अंदर मान लो, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 10 हो जाएगी, 10 हर्ट्ज। पता चला 100 निकल गई, कितनी वेव्स निकल गई, 100 वेव्स निकल गई, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 100 हर्ट्ज। 1 सेकंड में पता चला 1000 वेव्स निकल गई, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 1000 हर्ट्ज। क्लियर होगी बात। तो वेव मैंने बता ही रखा आपको क्या होती है, ये आपका मीन पोजीशन है। और वेव कैसी होती है आपकी, ये वेव्स होती हैं, इस तरह से बनती हैं वेव्स। ये वेव्स है, नंबर ऑफ वेव्स हैं आपकी। एक वेव कहाँ से कहाँ तक होती है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, ये आपकी एक वेव कंप्लीट हो गई। ऐसी जितनी भी निकलती जाएंगी 1 सेकंड में इस गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया से, उसको क्या कहेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी कहेंगे। अगर कम वेव निकल रही है 1 सेकंड में तो कहेंगे फ्रीक्वेंसी कम है, ज़्यादा निकल रही है तो कहेंगे फ्रीक्वेंसी उसकी ज़्यादा है, वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक है। और इसकी यूनिट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा न्यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू। न्यू इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, 1 सेकंड में पास होने वाली वेव्स, ठीक है। और इसकी यूनिट जो है न्यू हर्ट्ज भी होती है। इसकी यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज, या इसको कह सकते हैं साइकिल पर सेकंड। क्या कह सकते हैं इसको, साइकिल पर सेकंड भी कह सकते हैं। और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है बेटा सेकंड की पावर -1। क्या होती है, सेकंड की पावर -1 इसकी यूनिट होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है फ्रीक्वेंसी के केस में, क्लियर है। अब अगला जो है आपका वो है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या चीज़ होती है, जो आपकी वेव है वो उसकी आगे बढ़ने की स्पीड क्या है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ वेव इज डिफाइंड एज द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में वो कितनी दूरी कवर कर ले रही है, ठीक है। 1 सेकंड में जितनी ज़्यादा दूरी तय करेगी उसकी वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा आएगी। तो वेलोसिटी बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो एम्पलीट्यूड। वैसे तो मैं बता चुका एम्पलीट्यूड क्या होता है। ये आपकी मान लो मीन पोजीशन है और ये वेव आपकी इस तरह से प्रोपागेट हो रही है, ये जा रही है। तो इसमें एम्पलीट्यूड क्या होता है, मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है वेव की, ये इसका एम्पलीट्यूड होता है, ये इसका एम्पलीट्यूड है। क्लियर होगी बात। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, दिस इज द हाइट, दिस इज द हाइट ऑफ द वेव
ऑफ द क्रस्ट और ट्रफ, ये क्रस्ट है और ये ट्रफ है, फ्रॉम द मीन पोजीशन से, ठीक है, इसको कहते हैं हम एम्पलीट्यूड। बोलो बेटा कोई दिक्कत है? तो आपको एम्पलीट्यूड भी समझ में आ गया, आपको वेव नंबर भी समझ में आ गया, आपको फ्रीक्वेंसी भी समझ में आ गई, आपको वेवलेंथ भी समझ में आ गई, सारी चीज़ें मैंने एक एक करके क्लियर कर दी हैं, ठीक है, एम्पलीट्यूड भी बता दिया, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब बेटा बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव। तो क्या रिलेशन होता है इसका ये बता देता हूँ। वेलोसिटी मतलब आपकी सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और स्पीड ऑफ लाइट से प्रोपागेट करती हैं, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से, और इसकी वैल्यू होती है बेटा 3 × 10 की पावर कितनी 8 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी स्पीड होती है। वेवलेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से। फ्रीक्वेंसी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? न्यू से। तो C इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। C इज इक्वल टू क्या होता है? न्यू इंटू लैम्डा। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई टाइम्स लैम्डा वेवलेंथ, ठीक है। अब जरा यूनिट पे आ जाओ, क्योंकि ये वेलोसिटी है, ये क्या है? वेलोसिटी है, तो ये होगा बेटा मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं। फ्रीक्वेंसी है तो इसकी यूनिट क्या होती है? 1/सेकेंड, बताई थी मैंने, 1 सेकंड में कितनी वेव्स पास हो रही है। और लैम्डा है तो वेव की लेंथ है, लेंथ किस में होती है? मीटर में। तो ये यूनिट क्या निकल के आई? मीटर पर सेकंड। ये यूनिट क्या निकल के आई? मीटर पर सेकंड। बिल्कुल क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा इज ए हॉट फार्मूला। बहुत सारे क्वेश्चन इस पर डिपेंड हम करेंगे, ठीक है। और C क्या है? जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी स्पीड है, ठीक है, उसकी स्पीड है ये। तो क्लियर हो गया। अब हम अगली जो चीज़ कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की पहले डेफिनेशन बता देता हूँ। जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है क्या? आपको पता है, जिनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों वेक्टर होते हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं। मैंने आपको दिखाया था ग्रीन कलर से और रेड कलर से, वहाँ दिखाया था ना, ब्लू कलर से या ग्रीन कलर से, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और जिस डायरेक्शन में आपकी वेव मूव करती है उसके भी ये परपेंडिकुलर होते हैं। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी वहाँ पर, इस तरह से ये था और ये था। इस तरफ मान लो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर है? तो हर वो चीज़ जो इस तरह से प्रोपागेट कर रही है कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है और एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और प्रोपागेशन ऑफ वेव के भी परपेंडिकुलर है, तो उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलेंगे। इसमें होती हैं आपकी रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज और कॉस्मिक रेज, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आती हैं। तो अब ये स्पेक्ट्रम नाम की चीज़ क्या है? ये नया वर्ड आया आपके लिए। स्पेक्ट्रम क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, अगर उनकी वेवलेंथ के ऑर्डर में या उनकी फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग किसी भी तरह से आप उसको लिखते हैं तो हम उसको एक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। मान लो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ के ऑर्डर में, इंक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को लिख दिया, तो हम बोलेंगे आपने उसका एक स्पेक्ट्रम बना दिया, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम बना दिया। या फिर मान लो आपने फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को लिख दिया। सबसे पहले जो है आपने सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लिखी, फिर उससे छोटी फ्रीक्वेंसी वाली, फिर उससे छोटी फ्रीक्वेंसी वाली, करते करते सबसे कम फ्रीक्वेंसी जिसकी होगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लिख दी। तो वो जो एक ऑर्डर तैयार होगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो बेटा अगर वेवलेंथ की बात करो तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है रेडियो वेव्स की, इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, लैम्डा मैक्स होता है इसका। और ये जो है कॉस्मिक रेज जो सन से आती हैं, रेडियो वेव जो हम रेडियो सुनते हैं ना, वो वेव काफ़ी लंबी होती है, लेंथ इनकी काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो रेडियो वेव्स हो गई और आपकी कॉस्मिक रेज ये सन से आ रही हैं, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है, मिनिमम वेवलेंथ होती है। इसके बाद गामा रेज होती हैं, एक्स रेज, ये भी आपने खूब सुन रखा होगा, एक्स रेज, जैसे हड्डी वगैरह टूट जाती है तो एक्स रेज लेते हैं, एक्स रे की हेल्प से रेडियोग्राफ बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? अगर आप हड्डी वाले डॉक्टर के जाएंगे तो आपका वहाँ एक्स रे वगैरह होता है, एक्स रे की हेल्प से आपका रेडियोग्राफ बनता है, वो एक्स रे होती हैं। अल्ट्रावायलेट रेज आप जो है सन से आती हैं। विजिबल तो बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, जो भी लाइट है जिसे हम देख पा रहे हैं, नीली पीली, ये सब क्या है? ये आपकी विजुअल में आ जाती हैं। इंफ्रारेड जो है इनकी एनर्जी जो होती है विजुअल से कम होती है, इनसे जो है हम क्या कहते हैं, इंफ्रारेड कैमराज वगैरह आते हैं, आप न्यूज़ टेलीविज़न वगैरह डिस्कवरी में देखते हैं, इंफ्रारेड की हेल्प से जंगलों में जानवरों को देखने का काम करते हैं। माइक्रोवेव बिल्कुल कॉमन है, आजकल तो घरों में माइक्रोवेव्स ओवन होते हैं, इसकी हेल्प से हम बहुत सारी चीज़ों को बना लेते हैं, ठीक है, इफ़ेक्टिव होते हैं काफ़ी।
इसके बाद रेडियो वेव्स हैं। इसमें से ज़्यादातर चीज़ों को तो आप जानते ही हो, गॉट द आइडिया। तो इसकी आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, ठीक है। और इसके बाद जो है मैंने आपको बता दिया कॉस्मिक रेज की वेवलेंथ सबसे कम होती है, रेडियो वेव की वेवलेंथ जो है सबसे ज़्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में अगर बात करूँगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी मैक्स होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी कैसी होती है, मैक्सिमम होती है, और इसकी फ्रीक्वेंसी कैसी होती है, मिनिमम होती है। क्लियर होगी बात। और एक चीज़ और बता देता हूँ, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी उसके पास एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो जो कॉस्मिक रेज होती है उसके पास ज़बरदस्त एनर्जी होती है, और जो रेडियो वेव्स होती हैं उनके पास उतनी एनर्जी नहीं होती है। क्लियर होगी बात। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बता दिया आपको, उसके ऑर्डर को बता दिया, किस में वेवलेंथ कम है किस में वेवलेंथ ज़्यादा है ये बता दिया। तो ये टॉपिक आपका करीब करीब कंप्लीट हुआ। ये क्वेश्चन है बेटा आपके सामने, कह रहा है कैलकुलेट वेव नंबर। पहला ही पार्ट है, आपको वेव नंबर निकालना है किसका, एक येलो कलर का रेडिएशन है, येलो कलर का रेडिएशन है और उसकी वेवलेंथ कितनी है 5800 एंगस्ट्रॉम। तो बेटा वेव नंबर क्या होता है, मैंने आपको बताया था न्यू बार, और फार्मूला क्या होता है 1/λ, 1/λ। तो लैम्डा कितना है 5800 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलूंगा तो 10⁻10 से मल्टीप्लाई कर लूँगा। इसको सॉल्व कर लो, तो ये सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ऊपर चला जाएगा 10⁻10 और नीचे क्या रह जाएगा 5800। आपको खूब अच्छी तरह पता है जब नेगेटिव पावर ऊपर जाती है तो पॉजिटिव बन जाती है। क्लियर होगी बात, ये चीज़ है। अब इसको सिंपल सॉल्व कर लेना आप, कैसे करोगे, ये हो गया आपका 10⁻10 डिवाइडेड बाई 58 इंटू 100 लिख सकता हूँ, और इस 100 को क्या लिख सकता हूँ 10⁻2। तो जो अगला स्टेप बनेगा वो बनेगा 10⁻10 मल्टीप्लाई 10⁻²। क्यों, जब ये 10⁻2 ऊपर जाएगा तो 10⁻2 बन जाएगा। क्लियर है, और डिवाइडेड बाई कितना 58। तो ये सॉल्व होकर के कितना आएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका जा करके 10⁸ डिवाइडेड बाई 58। ये कितना आएगा आपका 10⁸ का मतलब 100 इंटू 10⁻6 लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाई 58। अब आप इससे इसको कट कर लो, जो वैल्यू आएगी वो आपका वेव नंबर होगा। क्लियर होगी बात। तो एक क्वेश्चन तो आपका कंप्लीट हो गया। एक मेन था इसके अंदर फार्मूला, अगर आपको ये फार्मूला पता है तो कैलकुलेशन तो सिंपल है, 6th वाली कैलकुलेशन कुछ भी नहीं इसके अंदर। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट, इसका फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं, इस येलो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं। कैसे निकलेगी वो बताता हूँ। देखो बेटा, आपने पढ़ रखा फार्मूला C इज इक्वल टू क्या, न्यू लैम्डा। यहाँ न्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो न्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, C/λ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, C/λ। अब C क्या होता है, C होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट। क्या चीज़ होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो C की जगह लिख लूँगा मैं 3 × 10⁸, और लैम्डा की जगह कितना 5800, और एंगस्ट्रॉम है तो मीटर में बदलने के लिए ये कर लूँगा। ये मेरी क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। क्लियर है। इस पूरी चीज़ को आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये सॉल्व करना आपका काम है, ये मैथ का काम है। क्लियर होगी बात। तो इस तरह से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। ये क्वेश्चन देखो बेटा, विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। आपने कभी रेडियो सुना हो तो उसमें विविध भारती स्टेशन होते हैं। ठीक है, डेली ब्रॉडकास्ट एट ए फ्रिक्वेंसी ऑफ 1368 किलोहर्ट्ज़। तो दिल्ली से एक जो है प्रोग्राम रिले हो रहा है, ब्रॉडकास्ट हो रहा है, और उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, उसकी फ्रिक्वेंसी है 1368 किलोहर्ट्ज़। तो जो न्यू है वो है आपका जा कर के कितना, वो है 1368 किलोहर्ट्ज़, या इसको आप लिख सकते हो 1368 इंटू 1000 हर्ट्ज़। ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, या ये हो जाएगा, यहाँ पर डेसिमल है, इस डेसिमल को कहाँ लाओ, यहाँ लाओ। तो आप इसको क्या लिख सकते हो 1.368 मल्टीप्लाई 1000 और मल्टीप्लाई 1000 हर्ट्ज़, या फाइनल आप इसको क्या लिख सकते हो 1.368 मल्टीप्लाई 10⁻³ मल्टीप्लाई 10⁻³ हर्ट्ज़, या फाइनल क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.368 मल्टीप्लाई 10⁻6 हर्ट्ज़। ये आपका आंसर आएगा, ये मतलब फ्रीक्वेंसी आ गई। आगे क्या कहता है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय द ट्रांसमीटर। तो जो ट्रांसमीटर है जो इस फ्रीक्वेंसी की एनर्जी को आगे की तरफ भेज रहा है, ठीक है, उसकी वेवलेंथ क्या होगी, मतलब आपसे क्या डिमांड कर रहा है, लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट। आप बहुत अच्छी तरह एक फार्मूला जानते हैं, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। C कितना होता है, C होता है आपका जाकर के 3 × 10⁸। अब जरा देखो आपको क्या क्या पता है, आपको C पता, आपको न्यू पता, क्या नहीं पता, लैम्डा नहीं पता। तो लैम्डा यहाँ से आसानी के साथ कैलकुलेट कर लेंगे, सिंपल मैथ है, इसमें कुछ भी नहीं है।
गॉट द आइडिया। तो इस तरह से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। थैंक यू।